नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। देवनानी ने शहर हितों से जुड़े मुद्दों पर ली नगर निगम के अधिकारियों की बैठक। अधिकारियों की शिथिलता पर लगाई फटकार। पंद्रह फरवरी को राजस्थान स्तर पर होने वाले सूर्य नमस्कार कार्यक्रम की व्यापक तैयारियां शुरू। गांव के स्कूल में बड़ी संख्या में लिया छात्रों ने भाग। अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने उपखंड में तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान, 11 वारंटी आरोपी गिरफ्तार। युवक को निर्वस्त्र कर मारा पीटा, वीडियो बनाया और किया वायरल। युवक के परिजन ने पुलिस कप्तान से लगाई गुहार। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज निगम से संबंधित सभी अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक ली, जिसमें सीईओ और मेयर को भी शामिल किया गया। इस बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी द्वारा सभी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए शहर की व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि अजमेर में सड़क, सीवरेज एवं अवैध निर्माण कार्य को लेकर किसी भी अधिकारी ने आज तक कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है, जिसके तहत आज सभी अधिकारियों को मीटिंग के माध्यम से पाबंद किया गया है और 1 महीने के भीतर सभी व्यवस्थाओं में सुधार करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नाला सफाई कार्य का ठेका देने के बाद भी शहर के नालों की सफाई की ओर प्रशासन द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही आनासागर झील में लगातार फैलने वाली जलकुंभी को पूरी तरह से साफ करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं शहर में अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों पर तुरंत कार्रवाई कर उन्हें हटाने को कहा गया। देवनानी ने बताया कि इतना सहयोग करने के बाद भी किसी अधिकारी द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। सभी अधिकारी बस अपने अपने ऑफिस में बैठकर निर्देश जारी करने वाले बने बैठे हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए आज सभी अधिकारियों की एक साथ मीटिंग लेकर संबंधित अधिकारियों को अपनी अपनी कार्रवाई पर तुरंत एक्शन लेने के आदेश दिए गए हैं। आज निगम से संबंधित अधिकारियों की मीटिंग रखी थी, उसमें सीईओ और मेयर भी उसमें थे। तो शहर के लिए उनको निर्देश दिया कि जब तक आपकी नौकरी है, शहर आपका है। आज शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, शहर की सीवरेज व्यवस्था बिगड़ी हुई है, और जो निगम की सड़कें हैं उसमें खड्डे हैं, और यहाँ तक अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं, लेकिन किसी की कोई जिम्मेदारी बनी नहीं। तो सबको पाबंद किया है कि इस 1 महीने के अंदर आप सफाई व्यवस्था ठीक ढंग से सुधार दें, और नाले के लिए ठेका हमारा टेंडर किया हुआ है, और आपको ठेले 12 ही महीने नाले, ये केवल बरसात के पहले टेंडर करते हैं और उसको भी फिर बरसात होने तक बहता रहता है। तो ये नाले बरसात के दिनों में भी और बाद में भी 12 महीने ये स्वच्छ रहे, इसको सुनिश्चित करें। साथ में जल कुंभी की बात भी आई, और जल कुंभी साफ़ करते साफ हो रही है। मुझे तारीख बताओ जिससे पूरी साफ़ हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या चाहिए वो बताइए। आपके पास जितने साधन है उसका भी उपयोग नहीं कर रहे हो, इसकी भी चर्चा की। और साथ में मीट की दुकानें अवैध चल रही हैं, ठेले अलग चल रहे, ठेले जितने लाइसेंस्ड हैं उनका वेंडिंग जोन या जो भी आप व्यवस्था करें, लेकिन जो अवैध चल रहे हैं यू शुड टेक द एक्शन। तो यहाँ मुझे कुल मिलाकर के कहना था कि एक्शन लेने की कोई प्रक्रिया है ही नहीं। एवरी ऑफिसर ओनली कमरे में बैठ के निर्देश जारी करने वाले बन गए। सबको कहा प्रशासन पाँव पे अर्थात यू शुड बी ऑन द व्हील्स। हर व्यक्ति खुद प्रत्यक्ष वहाँ जा कर के दौरे करें और कामों को सुनिश्चित करें ताकि चीज़ें ठीक हो सकें। और अतिक्रमण हो रहे हैं केवल आंखों से देखते, किसकी जिम्मेदारी? वहाँ की जेईन की जिम्मेदारी है, आगे क्यों नहीं रिपोर्ट करता? और 5-5 फीट की गलियों में कई 5-5 मंजिला इमारतें बन गई, और ये केवल दर्शक की भूमिका अदा कर रहे हैं। मैंने कहा दर्शक की भूमिका नहीं चलेगी, एक्शन लेने पड़ेंगे, और आपके एक्शन में कोई बीच में नहीं आएगा। इस तरह की चर्चा हुई। और इन्होंने वैसे अजमेर को उत्तर दक्षिण में सारे SC XCN की जिम्मेदारी दे रखी, लेकिन पिछले 5 साल में एक भी अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि के साथ नहीं मिला, तो फिर करते क्या हैं? इस मामले में उनको स्पष्ट किया गया, निर्देश दिए कि आप इस काम को करो। फिर जहाँ पे निगम की भूमि है, अतिक्रमण हो रहे हैं और आप उसको शह दे रहे हो। भास्कर कार्यालय के पीछे 4000 वर्ग मीटर ज़मीन है, पहले दोनों अतिक्रमण हो गया। उसके साथ जो हमारे फाइसागर के ये जो चामुंडा माता के पास जो ज़मीन है, क्या नाम है उसका, ये अनासागर पुलिस चौकी के सामने वाली है भट्टे वाली गली, वहाँ बहुत बड़ी ज़मीन पे कब्ज़ा होकर के लोग आराम से मकान बना रहे हैं। तो ये इंजीनियर डॉक्टर केवल पैसे उठाने के, तनख्वाह उठाने के लिए नहीं है। आई हैव टेकन देम, टेक द एक्शन। और अजमेर में
आप हर महीने अपने अफसरों को रिपोर्ट करिए कि आपको जिम्मे जो काम था आपने क्या क्या किया, और जहाँ कठिनाई आई पहले उस दिन कठिनाई मत बताओ, यू सॉल्व द प्रॉब्लम। कुल मिलाकर के अफसर फील्ड में रह करके अपने जिम्मे काम को परिणाम तक लाने का काम करें, ये स्पष्ट है। ये स्मार्ट सिटी दिखना भी चाहिए, केवल स्मार्ट सिटी शब्द से नहीं। हमने साफ कर दिया काम, जो बताया काम ने, मुझे सफाई भी चाहिए, नाले भी साफ चाहिए, जल कुंभी भी हटनी चाहिए, आवारा कुत्तों की भी प्रॉब्लम आप करिए, जन से जुड़ी हुई बातों का समाधान करिए। 15 फरवरी को पूरे राजस्थान में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए स्कूली बच्चों द्वारा किए जाने वाले सूर्य नमस्कार की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में बुडोल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी सूर्य नमस्कार अभ्यास का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया, जिसमें 15 फरवरी को राजस्थान लेवल पर होने वाले सूर्य नमस्कार में बुडोल गाँव के सरकारी स्कूल सहित आसपास के कई गाँवों व सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजस्थान लेवल पर होने वाले सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले स्कूली छात्र छात्राओं में एक गजब का उत्साह देखा गया और सभी के चेहरे पर चमक देखी गई। नसीराबाद में आज अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने तहसील व उपखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण कर राजस्व भूमि रूपांतरण सहित अन्य प्रकरणों की जानकारी लेकर रिकॉर्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने लंबित प्रकरण चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को शीघ्र निस्तारण के भी निर्देश दिए और मौके पर मौजूद ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं की भी जनसुनवाई कर अधिकारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी सविता शर्मा, तहसीलदार महेश शेषमा और नायब तहसीलदार राकेश कुमार मौजूद रहे। नगर पालिका पार्षद प्रशांत मेहरा ने अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को राजकीय सामान्य चिकित्सालय में सोनोग्राफी हेतु रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सक व अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पार्षद प्रशांत मेहरा ने ज्ञापन में बताया कि 3 साल से अस्पताल में सोनोग्राफी सेवा बंद पड़ी है, जिससे मरीजों एवं गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए परेशानी हो रही है। गरीब मरीजों व गर्भवती महिलाओं को बाजार से महंगे दामों में सोनोग्राफी करवानी पड़ रही है। चिकित्सा विभाग की ओर से सोनोग्राफी के लिए अन्य चिकित्सा अधिकारी को लगाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा जयपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं एरिया डोमिनेंस के संबंध में चलाए गए विशेष अभियान में जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देशानुसार गठित टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना किशनगढ़ क्षेत्र से 11 गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। अजमेर के निकटवर्ती मांगलेवास थाने इलाके में एक युवक के साथ युवती के परिजनों द्वारा निर्वस्त्र करके मारपीट कर उसका वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। मांगलेवास से एक युवक को निर्वस्त्र कर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मांगलेवास थाना इलाके के रहने वाले बबलू कहार उनके रिश्ते में लगने वाले चाचा की साली से 4 साल से संबंधित थे। 2 साल पहले बबलू के भाई को उसके चाचा ने अपनी साली से दूर रहने की हिदायत दी थी, लेकिन जब बबलू नहीं माना तो कल मामले को रफा दफा करने और राजीनामा करने की बात कहकर बबलू को उसकी बहन के घर बुलाया गया। बबलू का आरोप है कि उसके चाचा ने और लड़की के परिवारजन ने बबलू को घर बुलवाकर सड़क पर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इतना ही नहीं, बबलू को निर्वस्त्र करके उसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घटना से बबलू इतना सदमे में आ गया कि अब वह ना तो चल फिर पा रहा है और ना ही ठीक से कुछ बोल पा रहा है। घटना के बाद बबलू के परिजन आज अजमेर एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। 4 साल तक इनका सब प्रयत्न था, कुछ भी था, ये पता नहीं, इसको धोखे थे, इसको बुला के इसको मारा। इसका बड़ा भाई था, मेरे को भी बुला के कुछ भी कार्रवाई करते थे, फिर से पूछते थे, मैं उसके खिलाफ नहीं होता था। और इन्होंने मेरे पीठ पीछे आके मेरी माँ को भी मारा, मेरे माँ को भी धक्का दे दिया और इसके अलावा ऐसे से गलत शब्द करे और इसको मार के पूरे गांव के अंदर नग्गा घुमाया और नग्गा करके मारा इसको। और रात को इसको 7 बजे वहाँ पे पकड़ा, कहाँ पे मेरे को पता नहीं था। इसको पकड़ के इसको घर में डाल के भी मार रहे थे रात भर के अंदर। और मेरे को धमकी अलग दी है, बोला तू कुछ भी करेगा ना तेरे को जेल करा दूंगी, 4 भाइयों के हम छोरी के बाहर लगाएंगे तुम्हें और तुम्हारे घर के गुदड़े बिका देंगे, हम ऐसे कर देंगे, फलाना ढिगड़े कर देंगे। मैं रात को 9 बजे आता हूँ, मैं पड़ाव के अंदर आता हूँ, मैं धंधा का ठेला लगाता हूँ मैं। और मेरे को भी चेतावनी दे रहे, तू कुछ भी कार्रवाई कराएगा ना तेरे को भी हम रास्ते में करता है। ये कपास का काम करता है, ये दूसरा काम करता है, ये गाँव गोड़ों में से रूई का काम करता है। ये इसके क्या मालूम क्या, ये मेरे कोई वजह नहीं है। ये वो बोल रहे ये रिकॉर्डिंग के अंदर ये छोरे ने ये कर दिया, छोरे ने, मैंने छोरों की सुने, मेरे को सुनाते थे, मैं बड़ा भाई था। और हालांकि छोरी की रिकॉर्डिंग मेरे पास में आई हुई है। छोरी इसको मरने की धमकी दे रही है, बोले पूरे घर वालों को फंसा दूंगी मैं जेल खा के मर जाऊंगी, ये फलाना टिकड़ा। मेरे पास पूरा सबूत है इसका रिकॉर्डिंग और इसकी मैं वीडियो पेश करने जाता हूँ। इसकी है ना, इसको मारा भी है और इसकी वीडियो भी बढ़ाई है उनने।
और इनको वायलेट भी कर रहे हैं। आया था ये लड़की के पास बाहर से आया था, बाहर धंधा करता है कुबास की गाड़ी पे। तो इसको तोड़ करके उन्होंने बुलाया, मेरे को बोला मेरे घर पे आके हम मारपीटी कुछ भी नहीं करेंगे, इसको समझा के छोड़ देंगे। उसके बाद इसको मेरे घर से ले गए और ले जाके पहले तो इसका फ़ोन कोसा, फ़ोन कोसने के बाद इसके साथ में मारा पीटी करी। उन्होंने रात भर शराब पी के इसको मारा, मेरी चाची ने और उसके मतलब बीमुड़ी की लड़के ने टुमाड़ा है हमारा। वहाँ के रहने वाले हैं हम, और इतना समझाने के बाद भी उन्होंने मारा। और क्या पुलिस के पास गए थे? वो भी आई थी, मांगड़ेवास से गाड़ी भेजी थी, हमने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, दिमाग नहीं लगा था इतना। उसके बाद भी इसको मारा। उन्होंने बोला था, पुलिस वाले अंकल जी आए थे, उन्होंने बोला था इसके साथ में मारा पीटी मत करो, इसकी गलती हो गई, आप थाने लिया नहीं कराई थी, ये गलती हो गई, हमारा दिमाग नहीं लगा। हम अभी कलेक्टर के पास भी आए हुए हैं यहाँ पे। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज अजमेर के सेंट फ्रांसिस स्कूल से लगभग 250 विद्यार्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक साइकिल रैली निकाली। इस दौरान परिवहन के अधिकारी भी रैली में शामिल हुए और सभी ने सड़क सुरक्षा माह मनाने का मुख्य उद्देश्य बताते हुए लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व से अवगत करवाया।
अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान आज बच्चों द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से यह बताया गया कि सड़क पर चलते समय उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। इस रैली के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए और उन सब ने सभी बच्चों को यातायात नियमों से अवगत करवाया। सड़क सुरक्षा माह के तहत सैन फ्रांसिस स्कूल के बच्चों को रोड सेफ्टी के तहत जागरूक करने हेतु साइकिल रैली का आयोजन परिवहन विभाग, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, एडीएम सिटी द्वारा आयोजित किया गया। उसके तहत बच्चों को यातायात नियमों के तहत जानकारी दी गई। सैन फ्रांसिस स्कूल के बच्चे लगभग 100 मौजूद रहे और प्रदीप जैन साहब जो कोऑर्डिनेटर है रोड सेफ्टी के वो मौजूद रहे। डिप्टी ट्रैफिक मैडम मौजूद रही, एडीएम सिटी साहब मौजूद रहे। धन्यवाद। परिवहन विभाग के जो सड़क सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत सेंट फ्रांसिस स्कूल और परिवहन विभाग हमारे प्रकाश जी जो कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, उस कार्यक्रम के तहत आज साइकिल रैली के माध्यम से सड़क पर चलने वाले वाहन और वाहन चालकों को क्या सावधानियां बरतनी है उसकी जानकारी देने के लिए वहाँ साइकिल रैली निकाली गई। और इसमें सीओ सिटी जो परिवहन के यहाँ है वो परिवहन विभाग के अधिकारी और ये सब सम्मिलित रहे और अच्छा ये मैसेज जनता को दिया जा रहा है। ये सेंट फ्रांसिस को कलेक्ट्रेट तक पहुँचे। कितने बच्चे शामिल हैं? इसमें लगभग 250 के आसपास बच्चे सम्मिलित हैं। विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान द्वारा आज अजमेर में राष्ट्रीय पंचकर्म कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा होटल लेक विनोरा में किया गया। इस कार्यशाला में देश से पंचकर्म विशेषज्ञ और राज्य के लगभग 150 आयुर्वेदिक चिकित्सक शामिल हुए। मुंबई से पंचकर्म विशेषज्ञ प्रोफेसर यूएस निगम, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपेश मंगल, आयुर्वेदिक नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश शर्मा आदि विशेषज्ञों ने विभिन्न पंचकर्म विधाओं का प्रशिक्षण दिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि आयुर्वेद पद्धति एक प्राचीन पद्धति है जिसका काम समस्त रोगों को जड़ से खत्म करना है। इस समय लोगों में आयुर्वेद के प्रति लगातार विश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस पद्धति से किसी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे जाते। उन्होंने बताया कि सरकार ने आयुर्वेद रसायनशाला में दवाइयों के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही वर्तमान में अजमेर कायड़ में पंचकर्म की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशक को आदेश दिया गया है और कहा कि इस व्यवस्था के तहत सरकार व विधायक कोष से जो भी सहयोग होगा वह उन्हें दिया जाएगा। विश्व आयुर्वेद परिषद द्वारा आज पंचकर्म को लेकर के कार्यशाला का आयोजन हुआ। उस कार्यशाला में प्रदेश भर के 100 से अधिक वैद्य सम्मिलित हुए हैं। वास्तव में ये पंचकर्म पद्धति व्यक्ति को निरोगी और स्वस्थ बनाने में बहुत अच्छा कदम है, व्यवस्था है, और जिसके कारण से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और उसके लिए सारे वैद्य भी यहाँ पे प्रशिक्षण लेंगे। उस पद्धति के प्रशिक्षित लोग अधिक से अधिक तैयार हों और सरकार जन सहयोग से व्यवस्थित हो, तब जाकर के इसका आगे बढ़ पाएंगे। और पिछले वर्षों से जब से केंद्र में स्व की समर्थित सरकार आई है, तब से लोगों की आयुर्वेद में विश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और इसके लिए अजमेर में भी व्यवस्था है और सरकार ने 24-25 के लिए रसायनशाला में जहाँ दवाइयाँ निर्मित होती है उसके लिए 4 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की है। और अभी ये अजमेर में व्यवस्था कायड़ में है। मैंने निदेशक को कहा है कि यह रसायनशाला में भी पंचकर्म की व्यवस्था करें। उसके लिए मेरी ओर से, विधायक की ओर से, सरकार की ओर से जो भी सहयोग होगा वह हम देंगे, ताकि लोग अधिक से अधिक जो वायु कफ पित्त से इम्बैलेंस से परेशान होते हैं वो स्वस्थ रह सकें, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है हर व्यक्ति निरोगी रहे और 2047 में विकसित भारत अर्थात स्वस्थ भारत बने, उससे सब लोग सहभागी रहें। राजस्थान में भी पंचकर्म का बहुत अच्छे सेंटर्स है। हमारे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में बहुत बड़ा पंचकर्म का केंद्र है। उसमें लगभग हम 400 प्रोसीजर डेली करते हैं, 150 पेशेंट आते हैं और लगभग जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ेज है उनके हमारे पास बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। अगर मैं
स्वस्थ में पंचकर्म की बात करूँ तो हम एक कैंप चलाते हैं जिसको बोलते हैं स्वस्थ पंचकर्म, और वो ऋतु अनुसार होता है। जैसे अभी जो वसंत ऋतु आएगी, इसमें हम वमन का एक कैंप लगाते हैं, जिससे कफ वाले दोष हैं उनको शरीर से बाहर निकालते हैं, ताकि कफ से होने वाली जो भविष्य में बीमारियाँ उससे बच सकते हैं। ऐसे ही जब वर्षा ऋतु आती है तो हम एक बस्ती का कैंप लगाते हैं, जिससे वात रोग से बचा जा सकता है। इसी प्रकार एक शरद ऋतु आती है तब हम बस विरेचन का कैंप लगाते हैं, ताकि जो पित्त दोष है उसको शरीर से बाहर निकाला जाए। पंचकर्म के राजस्थान सरकार ने भी अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं उन सब में एक केंद्र बनाया है, और हमारा यहाँ अभी यही उद्देश्य है कि उन जो पंचकर्म से हम कैसे डिजीज़ मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कारगर तरीके से कर पाएँ, उसके जो टिप्स हैं उसी को हम आज यहाँ प्रैक्टिकल रूप से बताएंगे कि किस बीमारी में कौन सा पंचकर्म किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या उसमें सावधानी होनी चाहिए, किस वक्त हमें कौन से पेशेंट को लेना चाहिए, कौन से पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। उसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसे हम SOP बोलते हैं, उसके अनुसार हमें कैसे काम करना चाहिए। कहाँ पर आयोजन किया गया है, कौन मुख्य अतिथि होंगे? अब तो जो पंचकर्म का आजकल जो अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से डिजीज़ मैनेजमेंट देखते हैं तो एक तो मेडिसिन देना जो ओरली हम देते हैं, इसके अलावा एक शोधन थेरेपी जो ही पंचकर्म वाली थेरेपी है, जिसके अंतर्गत मसाज है, स्टीम है और विभिन्न तरह की क्रियाज होती है। तो ये इनका जो डिजीज़ मैनेजमेंट है, जैसे अगर हम बोले कि एलोपैथी में जितना अच्छा उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उन सब का अच्छा कारगर ट्रीटमेंट पंचकर्म विधि से द्वारा संभव है। जैसे अगर हम आमवात की बात करें, गठिया रोग के लिए, उसके लिए पंचकर्म बहुत अच्छा है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स है, उसमें पंचकर्म का बहुत अच्छा रोल है। मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स है, उसमें पंचकर्म का बहुत अच्छा डिसऑर्डर्स। आजकल हम देखते हैं कि जो एवियन डिजीज़ जो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा आई, जिसके कारण स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, उस एवियन डिजीज़ में हमारा बहुत कारगर रोल है और बस्ती थेरेपी से हम उसको करते हैं। इसके अलावा आजकल गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, शाइटिका है, इसमें पंचकर्म का बहुत अच्छा रोल है। माइग्रेन, उसमें बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा बच्चों के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उसके अंदर जैसे MND डिजीज़ है या BMD डिजीज़ है, उनमें पंचकर्म का बहुत कारगर रोल है। विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान के द्वारा आज पंचकर्म के कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, और इस कार्यशाला में 150 से अधिक चिकित्सक प्रतिभागी हो रहे हैं। पंचकर्म की कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि जितने भी आयुर्वेद चिकित्सक हैं वो अपने जिला स्तर पर पंचकर्म की जो पुरानी विधा है उसको लेकर उनमें कार्यकुशलता में वृद्धि हो, और जो आयुर्वेद की पुरातन विधा है उस विधा का जन सामान्य के लिए वह उपयोगी हो, इस सिद्धांत को लेकर विश्व आयुर्वेद परिषद कार्य कर रहा है। पूर्व में भी इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में किया गया था। उसके आधार पर अनेक जिलों में आयुर्वेद चिकित्सक पंचकर्म की विधा का प्रयोग कर रहे हैं। पंचकर्म के अलावा अग्निकर्म की विधा को लेकर के भी विश्व आयुर्वेद परिषद कार्य कर रहा है, और आज जो ये बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया गया है उसमें प्रायोगिक रूप से पंचकर्म बताया जाएगा। उसमें मुंबई से पंचकर्म के जाने माने विशेषज्ञ प्रोफेसर US निगम जी इसमें कार्यशाला में आए हुए हैं, उनका अनुभव का लाभ आयुर्वेद चिकित्सकों को मिलेगा। उसी प्रकार से जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर गोपेश निगम जी जो अपने आप में पंचकर्म के एक विशेषज्ञ हैं, उनका अनुभव का लाभ भी चिकित्सकों को मिलेगा। प्रायोगिक और सैद्धांतिक रूप से पंचकर्म का लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से नेत्र रोगों में पंचकर्म की उपयोगिता किस प्रकार से हो सकती है, उसके लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा जी है, उनका भी प्रायोगिक अनुभव है, वह विद्वान चिकित्सकों को मिलेगा। और विश्व आयुर्वेद परिषद इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो, और आयुर्वेद जो हमारी एक प्रकार की जीवन पद्धति है उसका उपयोग सभी जनसामान्य के लिए हो, और पंचकर्म और जितनी भी पुरानी विधाएं हैं, मर्म चिकित्सा है, नाड़ी विज्ञान है, वो सभी उन सभी का प्रयोग चिकित्सक अपने कार्य कौशल में करे और उसका उपयोग जनसामान्य के लिए हो। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आने वाले सभी आयुर्वेद चिकित्सकों हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद में 5000 साल पहले भी जो स्पेशलिटीज़ मेंशन थी उसमें नेत्र विशेषज्ञता ऑलरेडी थी, बट समय के साथ क्या हुआ कि ये विषय अनएक्सप्लोर्ड रहा है, सबसे कम एक्सप्लोरेशन इसी विषय में हुआ है। लेकिन आज हम जो नेत्र क्रिया, कल्प और पंचकर्म की विधियां करते हैं आई डिजीज़ में, चाहे वो नसों की सूजन हो, डायबिटीज़ के कारण खून के थक्के जमना, आँखों में सूखापन, बहुत सारी काला मोतिया और भी कई तरह की बीमारियां हैं, पुतली के रोग, पर्दे के रोग, उसमें
सर्जिकल एस्पेक्ट सबसे पहले जो मेंशन हुआ था वो आयुर्वेद में हुआ था। समय के साथ सर्जरी एडवांस हो गई, मॉडर्न साइंस के पास चली गई, और जो आयुर्वेदिक औषधीय ट्रीटमेंट है वो आज आयुर्वेद की जो प्रासंगिक विधि है उसके द्वारा हम मेजॉरिटी केसेस में बिना केमिकल्स के पूरी तरह से रोगों को ठीक कर सकते हैं। चाहे वो चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना हो, डायबिटीज़ के कारण खून के थक्केरा आँख में बार बार जमता है, उसमें एलोपैथी में क्या इंजेक्शंस और कई सर्जिकल ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। आयुर्वेद में बिना सर्जरी के, बिना केमिकल माध्यम से उन सब चीज़ों को नेचुरल रूप में ठीक किया जा सकता है। नसों की सूजन जैसे यूवीआईटिस एक बीमारी होती है, उसमें बार बार स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं जो बहुत साइड इफेक्ट वाले हैं। आयुर्वेद में उन चीज़ों को हम नेचुरली उस सूजन को खत्म कर सकते हैं। ड्राई आइज आज मोबाइल और कंप्यूटर के इस्तेमाल की वजह से आज ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे आदमी को है। आयुर्वेद की विधियों का, दिनचर्या का इस्तेमाल करने से, पंचकर्म मेथड का इस्तेमाल करने से ड्राई आइज को भी पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। तो आयुर्वेद नेत्र चिकित्सा नई नहीं है, पुरानी है, बस अनएक्सप्लोर्ड थी, आज प्रासंगिक है, इसलिए हम चिकित्सा में उसका उपयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत साइंटिफिक है और रोगों को ठीक करने वाली है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में वही होता है कि भारत को आज डायबिटीज़ की कैपिटल बोलते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो उसमें अगर बहुत क्रॉनिक डायबिटीज़ हो जाए, लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड हो, तो रेटिना के पीछे की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कमज़ोर होकर उसमें से बार बार ब्लड लीक करता है। तो कन्वेंशनल साइंस के अंदर उसमें लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं जो एक प्रकार से वेल्डिंग है, या फिर कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं जो आँख में सूजन को उतारते हैं। आयुर्वेद में वही सब टारगेट नेचुरल मेथड से, शिरोधारा के माध्यम से, तक्रधारा से, नेत्र क्रियाकल्प से, तर्पण से और औषधियों के द्वारा हम बिल्कुल निश्चित रूप से ये मान के चल सकते हैं कि अगले 20 साल तक, आज अगर हम उन मेथड्स को अपना लें तो अगले 20 साल तक भी डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रभाव ना के बराबर रहेगा। भले पेशेंट को डायबिटीज़ हो, लेकिन वो कंट्रोल में होनी चाहिए। जो आप विशेष रूप से मेरा पंचकर्म विषय में शुरू से आग्रह था, और उसी सब्जेक्ट में मेरा अपॉइंटमेंट भी एज ए लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, पंचकर्म थ्रू आउट लगभग 45 साल से मैं पंचकर्म पे कार्य कर रहा हूं। 45 साल पहले लोगों को पंचकर्म के बारे में पता ही नहीं था, पंचकर्म के नाम आपने कितना स्ट्रगल करा उस समय? उस समय किसी को पता ही नहीं था कि पंचकर्म है कौन। हमारे जो प्रिंसिपल थे वो चाहते थे कि मत कराओ पंचकर्म में, ऐसा हो जाएगा, कहीं पेशेंट को तकलीफ होगी, तो बाकायदा हम उनसे पेशेंट से लिखा लेते थे और पूरा पंचकर्म हम कराना चालू किए। और फिर पेशेंट का इतना तांता लगा कि जहाँ 20 बेडेड हॉस्पिटल था, 300 बेडेड हॉस्पिटल है पंचकर्म की वजह से। और पंचकर्म के नाम से ही मेरे को पूरे देश में जाना जाता है, क्योंकि उस समय पंचकर्म कोई करता ही नहीं था। और पंचकर्म नाम तो सब जानते हैं पंचकर्म, लेकिन है क्या वो भी नहीं जानते। तब आपको क्या क्या तकलीफें आई सर? उस समय हमारे अधिकारी लोग काम नहीं करने देते थे कि ऐसा करेंगे, वो बमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे तो रोगी को तकलीफ हो जाएगी। लेकिन हमने कहा मेरी गारंटी है, मैं शास्त्र जो हमारे आचार्यों ने लिखा है वो गलत थोड़ी लिखा। 5000 साल पहले जो लिखा है वो गलत थोड़ी है। तो किया और इतना प्रसिद्धि हुई कि आज मेरे को पंचकर्म के पर्याय मानते हैं पूरे देश में। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश में 16 फरवरी 2024 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने व अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने को लेकर कर्मचारियों ने राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। संयुक्त कर्मचारी महासंघ अजमेर के जिला अध्यक्ष विनोद रत्नू ने जानकारी देकर बताया कि देश भर के राज्य कर्मचारी और शिक्षक अपनी मांगों के समाधान के लिए लगातार संघर्षरत हैं एवं विभिन्न संगठनों, एसोसिएशंस एवं फेडरेशंस ने लगातार आंदोलन किए हैं, परंतु राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर केंद्रीय ट्रेड यूनियंस एवं कर्मचारी फेडरेशंस के आह्वान पर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने 16 फरवरी 2024 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है, जिसकी पालना में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश के लाखों कर्मचारी एवं शिक्षक 16 फरवरी 2024 को एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि अगर सरकार द्वारा उनकी विभिन्न मांगों पर सुनवाई नहीं की जाती है तो आने वाले समय में वह उग्र आंदोलन करेंगे, जिसे लेकर आज सभी कर्मचारियों ने राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय राज्य सरकारी जो कर्मचारी महासंघ है उनके आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल है 16 फरवरी को, और हमारी जो पूरे भारत के कर्मचारी की जो मांग है इसमें विशेषकर जो राजस्थान और के जो इसमें PFRDA के जो 41,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पड़े हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को आज तक लौटाए नहीं है। एक तो हमारी मुख्य मांग ये है। दूसरी है जो ठेका प्रथा है, निजीकरण है, संविदा प्रथा है, इनको ख़त्म किया जाए और कर्मचारियों का जो वेतनमान है वो हर 5 साल में संशोधित हो। 8वां वेतन आयोग का वो जल्द से जल्द गठन करें ताकि कर्मचारियों की जो पीड़ा का समाधान हो सके, उनका वेतन मान बढ़े, उनका सुधार हो सके। और 16 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। उसके बाद
जो आगे का आगामी चरण रहेगा वो अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा जो हमें बताया जाएगा उसको हम फॉलोअप करते हुए इस सरकार से केंद्र सरकार को भी मांग करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि जो पिछली सरकार द्वारा जो पुरानी पेंशन थी वो इसको कंटिन्यू रखें, बहाल रखें, इसके साथ किसी की तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत में ही रह रहे हैं। और यहाँ आप देखिए कि 2004 से पहले के तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं और 2004 के बाद के NPS, तो ये दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? भाई आप वेतन भत्ते हैं, सांसद है, मंत्री है, MLAs है, उनके भी तो आप कर सकते हो। आप हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में है, कल को सेंसेक्स ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो अगर नीचे चला गया तो हमारा पैसा तो डूब गया। कर्मचारी का बुढ़ापा होता है, पेंशन होती सारा, तो हमारी जो मुख्य पीड़ा है वो है OPS, और OPS के साथ किसी की तरह का खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमने एक सांकेतिक एक शुरुआत है, 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी और उसके बाद जैसे जैसे चरणबद्ध आंदोलन होगा हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। विनोद। ब्यावर के जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने मंगलवार को ब्यावर कलेक्ट्रेट में देवमाली पर केंद्रित रूरल टूरिज्म की एक डॉक्यूमेंट्री को लॉन्च किया। डॉक्यूमेंट्री में देवमाली के वास्तविक ग्रामीण जनजीवन और वहां पर पर्यटन की संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया है। उपखंड अधिकारी भरतराज गुर्जर के निर्देशन में बनी इस लघु डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य लोगों को वास्तविक गांव, उसकी परंपरा, लोक जीवन और संस्कृति से रूबरू करवाना है। देवमाली ब्यावर जिले के मसूदा उपखंड में अरावली के आगोश में बसा एक खूबसूरत गांव है जो कई मामलों में अद्वितीय है। गांव के सभी मकान आज भी मिट्टी से बने हैं, जिन पर केलुओं की छत है। प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम सौगात है और गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान श्री देव नारायण का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। गांव के लोग अपनी परंपरा और मूल्यों का पालन करते हुए आज भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। साथ ही घरों में केरोसिन तेल तक का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर बजरंग सिंह और मसूदा उपखंड अधिकारी भरत गुर्जर उपस्थित रहे।
अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। मरीज का आधा दर्द तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। गुर्जर समाज के आराध्य देव नारायण भगवान के 1112वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 16 फरवरी को अजमेर शहर में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा की अनुमति लेने के लिए आज गुर्जर समाज के वरिष्ठ लोगों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भगवान सिंह गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान देव नारायण के जन्मोत्सव पर राज्य सरकार ने 16 फरवरी 2024 को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस अवसर पर देवनारायण मंदिर, वैशाली नगर से उबड़ा का देवड़ा ब्यावर रोड तक विशाल शोभा यात्रा गुर्जर समाज की ओर से निकाली जानी है, जिसमें विशेष रूप से भगवान देव नारायण कमल अवतार पर विशाल झांकी के साथ अन्य देवी देवताओं की भव्य झांकी निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान विशाल ध्वजा सहित महाज्योत भी साथ में चलेगी, जिसकी अनुमति लेने हेतु आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। हमारे जो है प्रस्तावित जो गुर्जर समाज के जो हमारे आराध्य देव है भगवान देवनारायण के 1112वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर जो 16 फरवरी को है, जो कि सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है,
उस दिन के लिए हम जो है गुर्जर समाज अजमेर की ओर से जितने भी सामाजिक संगठन हैं, हमारे समाज के पंच पटेल है और हमारे आदरणीय संरक्षक, आदरणीय पूर्व न्यायाधीश किशन जी गुर्जर साहब, आदरणीय हरि सिंह जी एडवोकेट साहब और हमारे समाज के सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, आज हमारे वकील संघ के जो हमारे गुर्जर समाज के पदाधिकारी हैं, वो सब यहाँ पर एडीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि जो 16 तारीख को देवनारायण जयंती की शोभा यात्रा निकलेगी उसके संदर्भ में कि हम रूट मैप दिया है आज एडीएम साहब को परमिशन के लिए, और एक विशाल ऐतिहासिक धार्मिक शोभा यात्रा जो है गुर्जर समाज की ओर से निकाली जाएगी, जिसके अंदर भगवान, विशेष रूप से भगवान देवनारायण कमल पुष्प अवतार जो इन्होंने लिया था देवनारायण भगवान ने, उनकी विशाल झांकी होगी। साडू माता, हमारे सवाई भोज भगवान की झांकी इसके अंदर होगी। श्री राम परिवार, कृष्ण परिवार, शिव परिवार और आकर्षक झांकियाँ होगी। इसके साथ में एक विशाल ध्वज, भगवान देवनारायण का जो ध्वज है वो साथ में होगा और एक विशाल ज्योत जो है उस शोभा यात्रा में चलेगी और हमारे समाज के जो महंत है वो इसकी अगवानी करेंगे। और एक धार्मिक आयोजन जो हमारे जो संरक्षक है उनकी ये सोच है कि जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति आस्था जो है उनकी कम होती जा रही है, तो इनकी सोच है कि हमारे जो समाज की युवा पीढ़ी है वो धर्म के प्रति आस्था उनकी बढ़े। इसी सोच को लेकर के हमारे जो वरिष्ठ संरक्षक महोदय हैं इन्होंने ये निश्चय किया है कि हमारी ये रेगुलर जो है ये आयोजन जो शोभा यात्रा निकाली जाती है वो हम सभी समाज के मिलकर के इस आयोजन को शोभा यात्रा के रूप में एक धार्मिक आयोजन का रूप देकर के हम निकालें, ताकि जो हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो हमारे इष्ट के प्रति उनकी आस्था बढ़े और एक नया आयाम स्थापित करे गुर्जर समाज। इसमें सभी समाज जो है 1100 किलो खीर जो है वो उबड़ा का देवरा देवनारायण मंदिर पर वितरित की जाएगी और उसके अलावा वैशाली नगर मंदिर पर भी 500 किलो दूध की खीर का वहाँ पर वितरण किया जाएगा। और ये बिल्कुल पूरा समाज इसमें लग रहा है और अन्य समाज की ओर से भी जगह जगह पुष्प वर्षा कर करके इस शोभा यात्रा का स्वागत से निकाली जाएगी। रैली वैशाली नगर देवनारायण मंदिर से होते हुए बजरंगगढ़ चौराया होते हुए अपने सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, मदार गेट, नगर निगम चूड़ी बाज़ार होते हुए केसरगंज, पड़ाव और गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए रामगंज से उबड़ा का देवरा पे उस आयोजन का विसर्जन होगा शोभा यात्रा का। गोविंदगढ़ आलियावाद सड़क मार्ग पर एक डंपर और टेम्पो के बीच भीषण टक्कर होने के चलते टेम्पो पलटी खा गया और उसमें बैठे एक ही परिवार के 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया है। परिजनों ने जानकारी देकर बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही सभी परिवारजन मौके पर पहुंचे और जब आसपास से घटना की जानकारी ली तो सामने आया कि तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने ऑटो को टक्कर मारी थी, जिसके चलते ऑटो पलटी खा गया और उसमें बैठे सभी लोग घायल हो गए, जिसके बाद डंपर चालक भी मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि घायलों में 1 से 2 लोगों को सर पर गहरी चोट के चलते तत्काल उपचार दिया जा रहा है। परिजनों ने डंपर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अवैध खनन पर भी रोक लगाने की अपील की है। हमारा एक्सीडेंट हुआ है, हम पिसांगन से आलन्यास के गोविंदगढ़ पार कर लिया था हमने, आलन्यास के बीच में रेती डंपर से हमारा एक्सीडेंट हुआ है। आप लोग कहाँ पे जा रहे थे, काय में थे आप लोग? हम ऑटो में थे, हम आलन्यास जा रहे थे, पिसांगन से आलन्यास जा रहे थे। अच्छा, तो रेती ट्रेन उसने बजरी वाले ने टक्कर दी है। कितने लोग थे आप लोग? मेरा पूरी फैमिली थे, 8-9 जने थे। कहाँ पे जा रहे थे आप लोग? हम आलन्यास, मेरी दीदी का घर है। अच्छा, मेरी दीदी का ससुराल है, वहाँ जा रहे थे। दिलवाड़ा से आए हम। अच्छा, किसान शादी। कौन कौन थे, नाम बताओ जरा। राजेंद्र जी मेरे हस्बैंड थे, मेरे सासू जी थे, कमला देवी मेरे पापा है। अच्छा, सत्यनारायण जी मम्मी है, सुशीला जी मेरे मामा है और मेरी ननंद है ये। ऑटो कौन चला रहा था? ऑटो मेरे पापा चला रहे थे। क्या नाम है उनका? सत्यनारायण जी। उनके भी लगी है? लगी है। अच्छा, डंपर ने बिल्कुल भी नहीं रोका। और यहाँ आप लोगों को कैसे आए आप लोग? मेरा परिवार बहुत ज्यादा। पुलिस आ गई थी वहाँ पर? नहीं आई थी। डंपर का नंबर वगैरह आपको नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग दूसरा आके निकाल आया था कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। हमने जैसे तैसे हमारा वाहन लिया और हम वहाँ पर मौके पर पहुँचे तो हमने देखा कि गोविंदगढ़ के आसपास हमारे को एम्बुलेंस मिली जिसके अंदर ये सभी उपलब्ध थे। हमने इनको 2 मिनट के लिए हालचाल पूछा और वहाँ पर मौके पर गए। मौके पर देखा तो ऑटो के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। डंपर वाले की गलती साफ दिखाई देती। वहाँ से कुछ लोगों को पूछा भी था तो बोला डंपर वाला स्पीड से आ रहा था बीच सड़क के अंदर, न कि उसकी साइड के अंदर। बीच सड़क में आने के कारण इनका बैलेंस बिगड़ा और इनको पीछे से
टल्ला दे के इनको गिरा के चला गया। वापस वो रुका भी नहीं और कुछ लोगों ने उनका पीछा भी किया डंपर वाले ने, लेकिन वो बिल्कुल तेज़ गति स्पीड से निकल गया। अब वो गोविंदगढ़ की साइड गया, क्या पता किधर गया, अजमेर की साइड गया या पिसान की साइड या थामला की साइड, ये वारदात हुई थी। सभी को ये अजमेर जेल लेके आए आप लोग? जी हाँ, सभी को अजमेर जेल लेकर आए थे। उनमें से 2 को आलन्यास रेफर किया था, आलन्यास से भी हमने उनको साथ लेकर आया। कोई ज़्यादा चोटग्रस्त तो नहीं? जी हाँ, एक के सिर में चोट है, गहरी चोट है। क्या नाम है उनका? नाम क्या? कमला देवी। अच्छा। और एक के पैर फ्रैक्चर है और उसके सिर में चोट है और उनके सिर में चोट है जैसे और भी गहरी चोटें लगी है। उनका अभी कुछ टाइम बाद इलाज होने के बाद मालूम चले। जी हाँ, मालूम चलती हम। और जो ये बजरी खनन वाले हैं, इनकी रात दिन आए दिन, जैसे 2-3 दिन पहले पिसांगन न्यूज़ में भी आई थी कि पिसांग के 5 गाँवों ने इनके खिलाफ अतिक्रमण, जैसे ये अवैध बजरी खनन चल रहा है, उनके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन दिया था। शायद कल या परसों दिनांक 6 या 5 फरवरी की आप अखबार न्यूज़ देख सकते हो, उनका सारा बायोडाटा देख सकते हैं आप। अजमेर के डीबीएन स्कूल में आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा ब्रेन साइंस लैब का उद्घाटन किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा पद्धति के अनुसार व्यक्ति तनाव मुक्त रहे व श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ अपना अध्ययन करे। इसके लिए पहले से ही स्कूल परिसर में कई गतिविधियां करवाई जा रही हैं। उसी कड़ी में आज ब्रेन साइंस लैब का उद्घाटन किया गया है, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए सार्थक साबित होगी। उन्होंने बताया कि लैब के माध्यम से सभी विद्यार्थी, स्कूल के शिक्षक और प्रधानाचार्य द्वारा एकजुट होकर अजमेर शहर सहित संपूर्ण भारत को श्रेष्ठ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा। आज इस डीबीएन स्कूल में ब्रेन साइंस लैब का उद्घाटन हुआ। वास्तव में नई शिक्षा पद्धति के अनुसार व्यक्ति एनालिसिस करे, तनाव मुक्त रहे और अपने श्रेष्ठ भारत की कल्पना लिए हुए अपना अध्ययन करें। उसके लिए पहले से ही इस स्कूल में कुछ गतिविधियां चल रही हैं और उसके तहत यहाँ पर किस प्रकार से सरस्वती की पूजा होती है, किस तरह से यहाँ पे लगातार मंत्र का उपयोग किया जाता है, मैं समझता हूँ उसी कड़ी में आज ये ब्रेन साइंस लैब जो बनी है तो बच्चों के लिए बहुत अधिक सार्थक होगी। और सब बच्चे और स्टाफ, यहाँ के प्रधानाचार्य की टीम मिलकर के इस शहर को, इस राजस्थान को, इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में सहभागी होगी। और यह लैब नई एक प्रणाली है, तकनीक, और तकनीकी प्रणाली का भी उपयोग करते हुए वास्तव में हम लोग परीक्षा भी अच्छी दे पाएंगे, बच्चे आगे भी बढ़ पाएंगे और अपने जीवन में भी तनाव मुक्त रह करके अपने जीवन का तो अध्याय जोड़ेंगे ही, लेकिन नेशन फर्स्ट के भाव से आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ ये लैब की आज स्थापना बहुत अधिक सार्थक होगी और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गांधीनगर गली नंबर 2 माकड़वाली रोड अजमेर पर स्थित एक मकान में 7 महीने पहले चोरी करने वाले आरोपियों के खिलाफ कृष्णगंज थाना पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जाने को लेकर आज पीड़ित परिवार ने जिला अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और चोरी हुए माल को वापस दिलवाने हेतु आवेदन किया। पीड़ित परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 महीने पूर्व कुछ चोरों द्वारा उनके घर से करीब 30-40 लाख रुपए के सोने चांदी के आइटम व नगद राशि की चोरी की गई थी, जिसकी शिकायत कृष्णगंज थाने में दिनांक 29 जून 2023 को दी गई थी। उस दौरान जांच अधिकारी तेजाराम द्वारा केवल खानापूर्ति की गई और कार्रवाई विचाराधीन बताकर गुमराह किया गया, जिसके चलते चोरों के हौसले और बुलंद हुए और उन्होंने दोबारा दिनांक 10 जनवरी 2024 को उनके घर में चोरी की, जिसकी सूचना उनके द्वारा तुरंत कृष्णगंज थाने के लैंडलाइन नंबर से दी गई थी, जिस पर उनके साथ पुलिस द्वारा नकारात्मक व्यवहार किया गया था और कोई कार्रवाई न करने और रिपोर्ट न देने एवं खुद के मकान की सुरक्षा खुद को करने का सुझाव दिया। इसके बाद भी कृष्णगंज थाना अजमेर जाकर लिखित शिकायत दी गई, जिसके पश्चात आज तक आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई और झूठा आश्वासन देते रहे। इस दौरान जब कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने स्तर पर जानकारी जुटाई, तब पता चला कि यह दोनों चोरियों को कुछ बच्चों द्वारा अंजाम दिया गया था। इसकी सूचना जब थाने में दी गई, फिर भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। उसके पश्चात उन्हीं बच्चों से जब पूछताछ की गई तो उक्त बालकों द्वारा चोरी को कबूल करना एवं उक्त माल को अपने परिचित व्यक्ति को बेचना स्वीकार किया गया, परंतु जांच अधिकारी तेजाराम एवं कांस्टेबल किशोर द्वारा मामले को दबाने की कोशिश की गई, जिसे लेकर आज उन्होंने जिला अधीक्षक से शिकायत की। साहब, मेरे 29 जून को चोरी हुई थी। जब मैंने FIR दर्ज करवाई थी
उस समय हमारे को कोई भी सबूत नहीं मिले थे, इस वजह से चोरों के हौसले बुलंद हो गए। फिर उन्होंने 10 जनवरी को मेरे दोबारा चोरी करी, घर के ताले काट दिए, घर के कांच फोड़ दिए। फिर हमने हमारे स्तर पे जांच पड़ताल करी तो हमारे को मालूम पड़ा कि छोटे छोटे बच्चों का गिरा है जो ऐसी चोरियां करते हैं। पिछली बार इन्होंने गेट काट के छोटे छोटे बच्चे घुसे, मेरे 30 से 40 लाख की चोरी करी। और अभी भी है ना, हमने बच्चों के नाम, उनके पिता के नाम, वो कहाँ रहते हैं और मेरे पीतल के बर्तन किसको बेचा, पूरी जानकारी हमने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस हमको गुमराह कर रही है। हम सीनियर सिटीजन है, दोनों आदमी और औरत, लेकिन हमको कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दे रही है। कभी कह रहे हैं कुछ भी बरामद नहीं हुआ, जबकि बच्चे पकड़े गए। जिस सुनार को सोना बेचा वो सुनार वहाँ पे है, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला रहे। हमको कह रहे हैं सिर्फ आपका एक सेट है और 5-7 सोने की गिन्नी है, हमारे को बिल्कुल 10% सोना दे रहे हैं, जबकि मेरी 6-7 किलो चांदी, 25-30 तोला सोना गया है। उसके FIR दर्ज पिछले 29 जून को है, लेकिन हमें कोई भी सही जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नकारात्मक जवाब दे रहे हैं। और हम सीनियर सिटीजन हैं, हमको परेशान कर रहे हैं। लेकिन अभी SP साहब के पास आए, उन्होंने हमको पूर्ण आश्वासन दिया है कि माता जी हम आपकी जांच करवाएंगे और आपको पूरा माल बरामद करवाएंगे। संजय सोनी है अभी, और हम लोग माकड़वाली गांधीनगर में रहते हैं। करीब 6 महीने पूर्व हमारे मकान में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी, करीब 40 लाख रुपए की, जिनका अजमेर के सभी न्यूज़ चैनल, सभी अखबारों में पूरी डिटेलिंग्स आई थी। और हमने इसका मुकदमा थाने में दर्ज, कृष्णगंज थाने में दर्ज कराया था। मगर मुकदमा दर्ज कराने के बाद में सबूतों के कुछ अभाव में और पुलिस द्वारा पूर्ण जांच न करने पर उन्होंने उस मैटर में कोई कार्रवाई नहीं की और उस मैटर को उन्होंने FIR लगा के बंद कर दिया। करीब 6 उससे चोरों के हौसले दोबारा बुलंद हुए और चोरों ने पिछले महीने 10 जनवरी को हमारे मकान में दोबारा चोरी की। और दोनों बार का जो शक था, हमें लग रहा था कि कुछ छोटे बच्चे हैं, तो ये इनकी उम्र थी करीब 11 से 13 साल के करीब, ऐसे कुछ बंदों का गिरोह था। उन्होंने हमारे घर पे चोरी की, जिसके बारे में दोबारा न तो पुलिस ने मेरी कोई कंप्लेन दर्ज करी, जो मैंने लिखित में पुलिस को दी थी, ठीक है। और उन्होंने हमें केवल ये कहा कि आप अपने घर की सुरक्षा खुद करिए, आप अपने माल और जो सामान है ये आइए, हम आपके वहाँ पर गार्ड नहीं लगा सकते, आप अपने खुद अपने सामान की हिफाजत कीजिए। ये कह के उन्होंने मुझे टरका दी और जांच को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। फिर भी हमने अपने स्तर पर पूर्ण जानकारी जुटा करके जब मालूम किया तो पता चला करीब 5 से 7 छोटे बच्चों का, नाबालिग बच्चों का एक गिरोह है जो इस टाइप की वारदात अंजाम देता है। और हमने पुलिस को उन बच्चों की और उन सभी जनों की पूर्ण जानकारी, उनका पूर्ण पता और उन बच्चों को हमने आइडेंटिफाई कराया। उसके बाद भी पुलिस करीब 15 दिन तक उस कार्रवाई को टालती रही कि ये बच्चे नाबालिग हैं, इन पर ज़्यादा एक्शन ले नहीं सकते। परंतु जब दोबारा हमारे प्रेशर करने पर पुलिस ने उन बच्चों से पूछताछ करी तो उन बच्चों ने चोरी करना कबूल करा, दोनों बार की चोरियां करना कबूल करा और उक्त चोरी का माल उन्होंने किसी परिचित व्यक्ति को बेचना स्वीकार करा, जिस पर पुलिस ने उस परिचित व्यक्ति को भी पकड़ा। मगर पुलिस केवल 2 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तारी दिखा करके जो मेन खरीदार और जो मेन आरोपी है उनका बचाव कर रही है, उनसे आपसी साठगांठ करके हमें कह रही है कि आप सोने के बदले गलावा सोना, जो सिक्कों के बदले है वो गलावा सोना ले लीजिए या कुछ सोने के सिक्के ले लीजिए, ठीक है। इस कहकर और हमारे पिताजी को ये कहकर के कोर्ट में थाने के अंदर कह रहा जा रहा है कि आप अपना मुकदमा वापस ले लीजिए और हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, जबकि हम पुलिस की कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है। पुलिस खरीदारों और चोरों को बचाने का पूर्ण प्रयास कर रही है। आज सर मैं कृष्णगंज थाने से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ उनकी जाँच से। अजमेर शहर में 8 थानों के अंदर सबसे ज़्यादा चोरियाँ कृष्णगंज थाने में होती है और पुलिस वालों को सब पता है कौन चोर कहाँ पर है। इस बार भी दोबारा चोरी इसलिए हुई, चोरों के हौसले इसलिए बुलंद हुए क्योंकि पिछली बार पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आश्वासन दिया है, कहा है कि आपके हम लोग पूर्ण माल की बरामदगी करवाएंगे, जो भी आपकी पुरानी FIR के अंदर माल है, जो भी बोले। उन्होंने CI साहब वगैरह सभी को बुलाया एक बार और हमें कहा है कि आपकी जितना जल्द से जल्द हो सकेगी आपकी माल की बरामदगी कराएंगे, क्योंकि अब चोर पकड़े गए, खरीदार भी पुलिस की पकड़ में है। अब पुलिस ने इतनी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए कि मर्डर से लेकर सब चोरियाँ जब पुलिस इतना त्वरित कार्रवाई करके कर सकती है, तो इस मामले में इतनी जांच होने के बाद में, इतने साक्ष्य मिलने के बाद में भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हम SP साहब से मिले। भैया कब की घटना है सर? ये घटना है पहले 29 जून को 6 से 7 महीने पहले चोरी हुई थी। उस समय की हमारे FIR थी, बट उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी से चोरों के हौसले बुलंद हुए और अभी पिछले माह 10 जनवरी को दोबारा उन्हीं चोरों ने, उन्हीं बच्चों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसकी जब मैंने रिपोर्ट दी तो मेरी रिपोर्ट शिकायत को कोई नहीं लिया गया, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। एक वादी की तरफ मुझसे कोई सहानुभूति नहीं जताई गई, बल्कि हम ही को पुलिस ने सुझाव दिया कि अपने जान और माल की हिफाजत स्वयं करें। आपका नाम? संजय सोनी, पुत्र बालकृष्ण जी सोनी। हम लोग वैशाली नगर रहते हैं, माकड़वाली गांधीनगर। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शहर के अलग अलग जगहों पर लगातार कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को केंद्र सरकार की समस्त योजनाओं से अवगत करवाकर उनका लाभ दिलाना है।
उसी कड़ी में आज अजमेर जॉन्सगंज स्थित रामलीला मैदान में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं में जरूरतमंदों के नामांकन करवाए गए और योजनाओं से जुड़ी आवश्यक जानकारियां भी उपलब्ध करवाई गई। ये मोदी जी की योजना है भारत विकास संकल्प यात्रा के तहत अजमेर शहर में विभिन्न जगहों पे कैंप लग रहे हैं। ये जॉन्सगंज रामलीला मैदान है, इसमें आज 1 दिवसीय कैंप लगा है और इसके अंदर विश्वकर्मा योजना और भी कई महिलाओं के लिए आजीविका मिशन की जो योजना है उन योजनाओं के तहत फॉर्म भरे जा रहे हैं। और यहाँ पे आज ये उज्ज्वला योजना के लिए भी कैंप लगे हैं और कई बैंकों के और स्वास्थ्य केंद्र के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। और जन आधार के अंदर भी संशोधन और आभा कार्ड और जन आधार जो पहले चिरंजीवी योजना के नाम से जो एक योजना थी उसका अब एक जो नई योजना है उसके तहत भी यहाँ फॉर्म भरे जा रहे हैं। और ये 1 दिवसीय आयुष्मान भारत के नाम से और ये 1 दिवसीय कैंप है और यहाँ ये क्षेत्र के लोगों यहाँ आके इसका लाभ उठा रहे हैं और भी कई बैंकों से भी लोग यहाँ आए और आधार कार्ड के अंदर भी संशोधन हो रहा है। राजस्थान के एकमात्र यहूदी धर्मस्थल बेदखाबाद को आज दोपहर एटीएस और ईआरटी के कमांडो ने दोनों तरफ से घेर लिया। पिछले हिस्से से कमांडो की एक टुकड़ी ने बेदखाबाद में प्रवेश किया तो वहीं सामने की सीढ़ियों से दूसरी टीम ने प्रवेश किया। इस दौरान बंदूक की गोलियों की आवाज आसपास के इलाके में गूंजती रही। पुष्कर थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि आतंकवादी घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा की दृष्टि से समय समय पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूर्व अभ्यास किया जाता है। इसी के चलते आज बुधवार को एटीएस और ईआरटी टीम द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें चिकित्सा, अग्निशमन, यातायात और पुलिस जाब्ते का रिस्पॉन्स टाइम नोट किया गया। इस दौरान जिला पुलिस कप्तान चुनाराम जाट और जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित भी मौजूद रहीं। गौरतलब है कि पुष्कर कस्बा सालों से आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। तीर्थ नगरी पुष्कर में विश्व का एकमात्र चतुर्मुख ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसके साथ ही राजस्थान के एकमात्र इजरायली यहूदी समुदाय का धर्मस्थल बेदखाबाद स्थित है, जिसके चलते कस्बा संवेदनशील इलाकों में आता है। पूर्व में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली ने सन 2009 में 2 दिन पुष्कर में रुककर रेकी की थी, जिसका खुलासा मुंबई हमले के बाद हुआ था। तब से यही जगत पिता ब्रह्मा मंदिर और इजरायली धर्मस्थल बेदखाबाद की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हाल ही में इजरायली एम्बेसी के बाहर हुए बम धमाकों के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई, जिसके चलते कुछ दिनों पूर्व ही बेदखाबाद की सुरक्षा को लेकर एनएसजी ने विशेष सुरक्षा ड्रिल लाइटनिंग स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इन दिनों देश भर में शादियों का सीजन चल रहा है। एकादशी के साथ शुरू हुए शादी के मुहूर्तों पर कई जोड़े विवाह सूत्र में बंध रहे हैं। इसमें कुछ शादियां ऐसी भी हो रही हैं जो थोड़ी हटकर हैं। ऐसा ही एक शादी अजमेर के भगवानगंज में देखने को मिली, जहां दुल्हा दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से भीलवाड़ा पहुंचा। दूल्हे अंकित ने बताया कि उनके माता पिता का यही सपना था कि उनके बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से जाए, जिसे लेकर उनके द्वारा पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। दूल्हा अंकित अपनी दुल्हन को भीलवाड़ा से हेलीकॉप्टर में अजमेर लेकर आया है। बहुत अच्छा लग रहा है, कभी सोचा नहीं था मतलब ऐसे कि कभी ऐसे बारात भी आएगी हेलीकॉप्टर में। नहीं, इन्होंने सरप्राइज दिया है, बहुत अच्छा। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।